नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को करियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। इससे पहले हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा के साथ व्याख्या के साथ हम बात कर चुके हैं। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही अच्छे तरीके, बेहतरीन तरीके से बताया गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आता ही है। आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग का, वो संज्ञानात्मक जो पियाजे जो नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं, 2 अवस्था, स्वायत्त नैतिकता और परायत्त नैतिकता, यानी परायत्त पहले और स्वायत्त बाद में। ये तो उसी से जो है ये क्या है, प्रेरित होकर के ये लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास का एक डिटेल सिद्धांत दिए। जीन पियाजे ने बहुत कम दिया, उसी से प्रेरित होकर के, उसी को आधार मान के लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत हुआ, जो बहुत ही चर्चित हुआ। तो आज हम इसी लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इस पर आपको सीटेट की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। सीडीपी, ईवीएस, मैथ, हिंदी, संस्कृत सभी की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाए। तो चलिए आज कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कोहलबर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोहलबर्ग जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। इनका जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में न्यूयॉर्क में, और मृत्यु हुआ था इनका 1987, ठीक है। तो इसी बीच में जो है ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया पियाजे से प्रेरित होकर के। और इन्होंने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना शब्द दिए, जो बार बार पूछा जाता है कि एग्जाम में, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना किससे संबंधित है। तो ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है। नैतिक दुविधा लिख लीजिएगा, और नैतिक तर्कना। नैतिक दुविधा मोरल डेलिमा, और ये नैतिक तर्कना मोरल रीजनिंग। तो ये दोनों शब्द जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है। इसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, और हम नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना पर भी बात करेंगे। नैतिक दुविधा वो होता है जब किसी व्यक्ति को 2 चीजों में सही और गलत को जो है चुनना कठिन हो जाता है। जब दुविधा हो जाती है, दुविधा मतलब 2 चीजों के बीच जो है चुनने के लिए कहता है, उस बीच दुविधा, ठीक है। एक बच्चा है, उसको माँ और पिताजी के साथ रहने के लिए बोले, किसके साथ तुम रहना पसंद करोगे, तो उस बीच में नैतिक दुविधा में बच्चा फंस जाएगा। तो यही होता है नैतिक दुविधा, 2 चीज में सही डिसीजन नहीं ले पाना। और नैतिक तर्कना वहां पे सोच समझ के लेगा कि माँ के पास हमें ज्यादा फायदा होगा कि पिताजी के पास ज्यादा फायदा होगा। तो ये वहां पर जब सोच के विचार करेगा तो वो नैतिक तर्कना होगा, नैतिक रीजनिंग होगा। यहाँ पे विचार सोच विचार कर लेगा, लेकिन यहाँ पे वो विचार कर नहीं पाते रहता है जल्दी, ठीक है। तो यही है नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। सबसे पहला हम देखते हैं पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर। 4 से 10 वर्ष इसका उम्र है, ठीक है। इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचता है, यानी कि 4 वर्ष से 10 वर्ष के उम्र के बालक जो है अपनी आवश्यकता, अपनी फायदा, अपने नुकसान के बारे में सोचता है, न कि दूसरे के बारे में। नैतिक दुविधा से संबंधित प्रश्न उसके लाभ या हानि पर आधारित होता है। इस अवस्था में बच्चा जो नैतिक दुविधा होता है, यानी कि कोई 2 चीजों के बीच में निर्णय लेना, उसमें वो सोचता है कि ये करने से हमें क्या मतलब फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। लाभ हानि मतलब क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ठीक है। और नैतिक कार्य, जो नैतिक कार्य होता है, यानी किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, ठीक है। नैतिक कार्य का संबंध, जो बच्चा नैतिक कार्य करता है उसका संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही एवं क्या गलत है, इससे संबंधित होता है। यानी कि समाज, उसके जो नियम, जो बच्चा कार्य करे, नैतिक कार्य कर रहा है, उसका अगर समाज और संस्कृति में क्या सही, अगर बच्चा को इनाम मिल रहा है, ठीक है, इनाम मिलेगा तो वह कार्य सही है सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से। अगर सजा मिल रहा है तो वह कार्य क्या है, गलत है। तो यही चीजें हैं, यथा जैसे अच्छा या बुरा, सही गलत की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या परिणाम से मापी जाती है। यानी कि
अच्छा और बुरा, सही और गलत की व्याख्या, मिलने वाले दंड, यानी कि हम अच्छा करेंगे तो इससे क्या हमें इनाम मिलेगा, ठीक है, तो वह कार्य सही है। अगर सजा मिल रहा है तो वह काम गलत है। इसका जो है साथ ही इसका नियम जो है इसीलिए मानता है, यानी कि समाज का नियम बच्चा इस उम्र में इसलिए मानता है कि नियम अथवा, देखो यहाँ पर उसका अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्ति की शारीरिक, यानी वो समझता है बच्चा जो नियम बनाता है, जो नियम बनाने वाले होते हैं, जैसे हमसे सीनियर, जैसे बच्चा सोचता है मेरे माता पिता हो, चाहे शिक्षक हो या समाज के व्यक्ति हो, वो नियम बनाते हैं और वो क्या है, शक्तिशाली है, ठीक है। तो यही वो बता रहा है कि जो अच्छा बुरा सही गलत का व्याख्या जो है, मिलने वाले दंड पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, यानी कि शारीरिक क्षमता करने का मतलब उससे बड़े, उसके आकार के ऊपर और उसका परिणाम के ऊपर जो है वो सोचता है कि ये हमसे बड़े हैं, अगर हम कोई सही काम कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, हमें जो है पुरस्कार देंगे, और अगर गलत काम करेंगे तो वो हमें दंड देंगे, जैसे शिक्षक हो, चाहे माता पिता हो, चाहे हमसे समाज के बड़े व्यक्ति हो, वही यहाँ पर ये इस अवस्था के बच्चे सोचते हैं, ठीक है। तो आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए अब इसका जो इसके अंतर्गत दो अवस्था है, कौन सा अवस्था है, तो एक है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, ठीक है, पहला है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, यानी बच्चों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। बच्चा कोई भी कार्य इस अवस्था में करता है तो क्या होता है, मतलब आज्ञा पालन का भाव जो है दंड पर आधारित होता है, यानी कि वो सोचता है कि अगर हम ये चीज नहीं मानेंगे, ये चीज नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, ठीक है। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है, नैतिकता का ज्ञान जो है होता है, ठीक है। बालक स्वयं को परेशानी से बचाना चाहता है, यानी कि बच्चा चाहता है कि हम ऐसा काम करें जिससे हमें मारपीट न लगे, हमें सजा न मिले। कोहलवर का मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचना है, यानी इस अवस्था में बच्चा जो है, यानी 2 से 4 वर्ष कहिए या 5 वर्ष तक कहिए, कि बच्चा सोचता है कि अगर हम कोई काम कर ले, यानी वही बोल रहे यदि स्वीकृत व्यवहार करता है, यानी कि किसी के कहने, जो कोई काम उसके कहा, कोई काम उससे कहा गया, अगर वो काम फटाफट वो कर ले, इसका मतलब उसके अंदर जो है ये मन में है कि हमें जो है दंड नहीं मिलेगा, हम जो है ये काम कर देंगे तो हमें दंड नहीं मिलेगा, दंड से हम बच जाएंगे, वही चीज बता रहे जिसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है, ठीक है, इस उम्र के बालक में। यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता कहने का मतलब सीधा सीधा दंड से बचने के लिए कोई काम करता है, ठीक है। चलिए दूसरा है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, आत्म अभिरुचि यानी कि खुद के ऊपर, खुद के लिए। इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता है, ठीक है, वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है, यानी कि खुद के बारे में सोचता है, वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है, यानी कि वह पुरस्कार, यानी कि इस अवस्था में बच्चा को आप कोई काम करने के लिए बोलिए, यानी दुकान जाने के लिए बोलिए, तो क्या करेगा वो, दुकान जाने के लिए बोलिए तो वो बोलेगा कि हमें टॉफी चाहिए, तो काम हम करेंगे। एक लोटा पानी लाने के लिए कहिए तो वो बोलेगा कि हमें फायदा होना चाहिए, कुछ ना कुछ वो फायदा सोचता है, तब जाके वो इस उम्र में काम करेगा, यानी कि 5 वर्ष से ऊपर के बाद जो है वो क्या करेगा, 5-6 वर्ष के ऊपर वो अब चाहेगा कि हमें कोई ना कोई जो है पुरस्कार मिले, टॉफी मिले, दुकान जाए तो हमें टॉफी मिले, टॉफी के लिए रुपया मिले, कोई भी काम करे तो हमें उसमें रिवार्ड मिले, ठीक है, इनाम मिले, इसके लिए वो करता है इस अवस्था में काम। यानी कि इसका मतलब समझिए कि जैसे को तैसा। आत्मविश्वास प्रतिफल अभिमुख है, यानी वो चाहता है कि हमें कुछ न कुछ मिले, प्रतिफल मिले, यानी कोई काम हम करें तो उसका मुझे इनाम मिले, यानी पुरस्कार मिले। और इस उम्र में क्या था, दंड एवं पालन, इसको समझ लीजिए 4 से 6 वर्ष तक, और इसमें 6 से 10 मान लीजिए, ठीक है, इसमें 4, 5, 6, इसमें 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि इसमें इसको 7 वर्ष तक ले लीजिए, इसको 7 से 10 ले लीजिए। तो यानी इस उम्र में बच्चा कोई काम करेगा तो दंड से बचने के लिए करेगा कि हमें मारपीट न लगे, हमें पिटाई न खाना पड़े, और इस उम्र में जो काम करेगा तो वो चाहेगा कि हमें इनाम मिले, कुछ न कुछ हमें रिवार्ड भी मिले, दुकान जाए तो हमें टॉफी खाने के लिए रुपया मिले,
अगर किसी बड़ों का काम कर दे तो हमें कुछ खाने के लिए दे। तो जैसे को तैसा। अगर बच्चे को आप बोलिएगा कि हमें कॉपी चाहिए, तो बच्चा बोलेगा कि हमें भी तुम्हारा कॉपी चाहिए, यानी कि अदला बदली की। अब जैसे को तैसे अदला बदली की इसमें भी गुण होता है। ठीक है, तुम मुझे मदद करोगे तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। ठीक है, यही है आत्माभिरुचि और तथा प्रतिफल अभिमुखता। आत्माभिरुचि यानी बच्चा अपने रुचि के अनुसार काम को प्राथमिकता देता है। आई होप इसको समझे होंगे। चित्र के अनुसार भी हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो चित्र है, यहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्व परंपरागत नैतिकता, जैसे दंड एवं दंड आज्ञाकारिता एवं दंड अभिमुखता में क्या करता है, अगर मैंने यह किया तो माँ मुझे डांटेगी। यानी कि अगर इस शीशे को यानी डब्बे को तोड़ दिया तो माँ मुझे क्या करेगी, डांटेगी। यानी कि दंड के भय से वो काम करता है, यानी कि दंड से बचने के लिए वो कोई काम करता है। इसमें देखिए व्यक्तिगत विनिमय और इनाम अभिविन्यास, यानी कि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यह मेरे लिए अच्छा है। यानी कि दोनों को फायदा होना चाहिए। ठीक है, और भी कोई काम करेगा तो उसमें इनाम मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप काम करने के लिए बोलेगा तो वो कहेगा कि हमें जो है क्या मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, तभी जाकर वो काम करेगा फायदा के लिए और इसमें दंड से बचने के लिए। तो चलिए, आई होप इसको आप लोग समझेंगे। ये दोनों पहले पढ़ लेते हैं तब जानेंगे। चलिए, अब दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर। ठीक है, परंपरागत नैतिक स्तर। चलिए, इसका उम्र है 10 से 13 वर्ष। कोई बालक दूसरे व्यक्ति, ये क्या है, कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उस मानक को के सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है तथा उस पर अपनी सहमति बनाता है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। इस स्तर को दो भागों, इस स्तर का दो अवस्था है, ये दो है। इसको हम पहले इसको समझते हैं। क्या है, कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है, यानी कि दूसरा का जो विचार है वो अपने अंदर समाहित करता है, अपना उस दूसरे के नियम को वो मानता है। ठीक है, अब देखिए, तथा उस मानक यानी उस नियम के सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है, यानी कि वो व्यक्ति मेरे लिए अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, उसको वो चिंतन करके वो उसको निर्णय करता है तथा उस पर अपनी सहमति बनाता है कि क्या मैं ये काम करूंगा तो वो मुझे अच्छा कहेंगे, नहीं करूंगा तो वो मुझे खराब कहेंगे। यानी वो अपनी सहमति पर वो काम करते हैं। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है, यानी कि अपना तो खुद का ध्यान रखता है, चाहता है दूसरों को भी हम ध्यान रखें जिससे वो मुझे अच्छा करें। इसका एक उदाहरण आप समाज में छोटे जो बालक रहते हैं 10 वर्ष के ऊपर के, अगर कहीं पे अगर कार्यक्रम हो रहा है, भोज हो रहा है, खाने पीने का कार्य, वो सोचेगा क्या कि हम भी उसमें चावल बांटे, दाल बांटे, जिससे लोग मुझे अच्छा करेंगे। लेकिन उसके लिए वो मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन वो सोचता है कि हम ये करें जिससे लोग मुझे अच्छा करें। ठीक है, ये इसी में हम पढ़ेंगे। इसका दो अवस्था है, कौन सा, ये देखिए। पहला है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर और ओरिएंटेशन। अधिकार संरक्षण अभिमुखता में देखिए, इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं। जो भी नियम है माता पिता के द्वारा बनाया गया या स्कूल में जो नियम बनाया गया है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे स्कूल में होते हैं, तो शिक्षक के द्वारा जो नियम बनाया गया है या घर में माता पिता के द्वारा जो नियम बनाया गया है या समाज में लोगों के द्वारा जो नियम बनाया गया है, उसको क्या करता है, बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति अब जागरूक होते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि जो नियम और कानून बनाया गया है माता पिता के द्वारा या शिक्षक के द्वारा, उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे तोड़ हम नहीं सकते हैं। जो समाज नियम बनाया है, जो सर नियम बनाए हैं, जो माता पिता नियम है, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, उसका अनुपालन करने के प्रति जागरूक हो जाते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इस नियम को हम तोड़ेंगे तो लोग मुझे क्या करेंगे, दंडित करेंगे। ठीक है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, यानी कि वो समाज के नियम और कानून को अब संरक्षित यानी समझता है। ठीक है, कि समाज का नियम जो है वो अडिग है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता।
ठीक है। इस उम्र में बच्चा यही सोचता है कि इस जो भी नियम बना हुआ है उसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है। इसे और भी उदाहरण से हम समझेंगे, आगे हम आपको दिखाएंगे। अब है दूसरा अवस्था, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। इसको पिक्चर में भी देखेंगे। अच्छा लड़का अच्छी लड़की में देख लीजिए, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। अब आप इस अवस्था में बच्चे को काम करने बोलेंगे तो वो दौड़ के आपका काम करे, जिससे आप उसको अच्छा कहेंगे। सिग्नल पे क्या करेगा, किसी बूढ़े व्यक्ति को रोड क्रॉस करवा देना है, यानी कि लोग उससे अच्छा कहेंगे। स्कूल में शिक्षक को जो है, शिक्षक जो बात कहेंगे शिक्षक का काम कर देंगे, शिक्षक को पानी पिला देंगे, शिक्षक जो काम कहेंगे उसमें तत्पर रहेंगे, तो बस शिक्षक क्या कहेंगे, उससे अच्छा कहेंगे, अच्छी कहेंगे। तो यही है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इसको हम उदाहरण के साथ देखते हैं। इसमें देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए, यानी प्रयत्न नैतिकता। इसमें क्या है, पहले तो ये था कि कानून और व्यवस्था का अभिमुखता, यानी कि कानून और व्यवस्था, ये आपको ये भी नाम याद रखिएगा। ठीक है। कानून और व्यवस्था, इसमें क्या करता है, मुझे नियमों का पालन करना यह समाज के लिए जरूरी है। ये बालक सोचता है कि हम जो नियम का पालन करेंगे वो समाज के लिए क्या होगा, समाज के लिए जरूरी है। स्कूल के लिए, स्कूल में जो नियम का पालन कर रहा है वो स्कूल के लिए जरूरी है। घर घर में जो नियम का पालन कर रहा है वो घर के लिए जरूरी है। तो ये अवस्था में बच्चा समाज के जो नियम कानून है, स्कूल के जो नियम कानून है उस पर जो है जागरूक, उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं। और देख लीजिए, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की भी, माँ के लिए फूल लाया वह मुझे प्यार करेगी, यानी कि बच्चा जो है इसमें ऐसा काम करना चाहता है जिससे लोग उसे अच्छा कहे। ठीक है। किसी बूढ़े व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कर देना, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति आशीर्वाद देगा और हम उसे अच्छा या अच्छी लड़की कहेगा। तो यही चीज है। इसमें हिंज की दुविधा, हिंज के कहानी के ऊपर भी हम बात करेंगे आगे चल करके। चलिए अब तीसरा देखते हैं, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य। इसका उम्र जो होता है 13 से ऊपर होता है। कोहल वर्ग इसमें क्या कहते हैं, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य से के संदर्भ में निहित होता है। यानी कि अब जो कार्य करेगा वो नैतिक तर्कना के साथ, नैतिक समझ के साथ वो काम करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है, यानी कि समाज में जो काम हो रहा है, जो समाज में जो नियम है, समाज जो काम उसको बताया है उसे पूरा करने में अब रुचि लेता है। इसका हम नोट्स भी आगे हम आपको दिखाएंगे जहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एवं स्वीकृत अवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। यानी कि अब जो भी नियम है परिवार में, समाज में, राष्ट्र मतलब देश के जो नियम बना हुआ है उस पर जो है वो काम करता है। ठीक है। यानी अब उसके हित में काम करता है। ठीक है। अब अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं, आपको हम आयाम पढ़ाए हुए हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में के बालकों में कुछ खास गुण एवं विशेषताएं उभर कर सामने आती है। इसके अंतर्गत वयस्क वस्तुओं को निर्धारित अनिर्धारित कर कार्य करना सीख जाता है। इसके अंतर्गत दो चरण। यहाँ पर क्या बताया कि विकास के विविध विविध अवस्थाओं के बालकों में कुछ खास गुण, यानी कि विकास के अलग अलग अवस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में कुछ खास जो है अलग अलग गुण और विशेषता उभर कर सामने आती है। इसके अंतर्गत वयस्क वस्तुओं को निर्धारित, जो वयस्क होते हैं, जो किशोर होते हैं, वस्तुओं को निर्धारित कर कार्य करना सीख जाता है, यानी कि लक्ष्य के प्रति काम करना वो सीख जाता है। इसका दो अवस्था है, कौन सा देखते हैं। पहला है सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता। ठीक है। अब समाज के जो नियम कानून है वो उसमें चाहता है कि समाज का जो नियम कानून बन गया है, बना है, उसमें बदलाव भी हो सकता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है तथा वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। यानी कि अब जो समाज, पहले जो बच्चा, इससे पहले वाले अवस्था में, परंपरागत अवस्था में जो सोचता था बच्चा कि समाज का जो नियम कानून है, स्कूल का जो नियम कानून है, उसे बदला नहीं जा सकता है।
यानी उस पर वो विचार नहीं करता था। लेकिन अब जो नियम कानून है उस पर वो विचार करता है कि हाँ इसमें सही में बदलाव होना चाहिए कि नहीं। अब वो अपना विचार भी रखता है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है, यानी कि उसमें बच्चे हैं, यानी कि हिंज की कहानी में उसकी पत्नी को बचाने के लिए करता है, वो भी देखेंगे। यानी कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो वो यहाँ देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ क्या है, महत्वपूर्ण है। यानी कि इस उम्र के बच्चे सोचेंगे कि जीवन बचाना पहले जरूरी है, न कि चोरी से क्या जो है हमें लाभ मिलेगा कि दंड मिलेगा कि पुरस्कार मिलेगा, या लोग अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे, ये नहीं सोचे। इस अवस्था में सोचेगा कि किसी की जान बचाना जो है सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरा, चलिए दूसरा देखिए, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इस अवस्था में अंतःकरण कॉन्सेंस के आगे जो है अग्रसर हो जाती है, आगे अग्रसर हो जाती है। यानी कहने का मतलब इस अवस्था में बच्चे अब अपने अंदर के भाव को सुनता है कि अब हम जो कोई काम कर रहे हैं तो क्या वो सही है, वो क्या गलत है। ठीक है। अब बच्चे का आचरण दूसरे के प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना, यानी कि लोग हम जो कर रहे हैं उसके बारे में क्या सोचेंगे इसकी परवाह किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। यानी कि अपने अंदर के मन के भाव को वो सोच करके अब काम करता है। यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार करना है। यहाँ पर जो हमें जो काम करना है वो बच्चों के अनुरूप करना है। यानी कि इस उम्र में बच्चे, जैसे आप अंतःकरण को समझिए, अंतःकरण वो होता है जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन से जो आवाज आती है कि ये काम सही है या ये काम गलत है। जैसे हम अगर परीक्षा में चोरी कर रहे हैं तो हमारे मन से जो है एक विचार आएगा कि क्या चोरी करना सही है या गलत है, यही अंतःकरण है। ठीक है, को सेंस है। यानी कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमारे अंदर से एक भाव आएगा कि मदद करना क्या है, सही चीज है। ठीक है, तो ये चीजें को सेंस है। ठीक है, अंतःकरण। आप इसको समझ गए होंगे। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में इसमें समाज के नियम, समाज में स्थापित जो नियम है वो पूरी तरह से बदल भी सकता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे वो बच्चे जानते हैं। चलिए इसको हम नोट्स के माध्यम से थोड़ा सा हम देखना चाहते, तब जो है नैतिक विकास के कोहल वर्ग के नैतिक विकास के कुछ और अन्य अवस्था है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद तब हम वाइगोत्स्की के बारे में अगले पार्ट में जानेंगे। चलिए कोहल वर्ग के बारे में देख लीजिए, एक एक करके जो नोट्स हम बना दिए हैं इसे आप नोट्स कर लीजिएगा। कोहल वर्ग जो है विकास, नैतिक विकास के 3 स्तर यानी 3 लेवल और 2-2 अवस्थाओं यानी स्टेज में बांटा है। पहला देख लीजिए, पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल। यह स्तर छोटे बच्चों लगभग 4 से 10 वर्ष में पाया जाता है। एक में इसका 2 अवस्था है। पहला अवस्था दंड और आज्ञा पालन। बच्चा सही और गलत को सजा के आधार पर समझता है। ठीक है, सजा मिलेगा तो गलत, नहीं मिलेगा तो सही। ठीक है, सही गलत के बारे में वो सोचता है। उदाहरण के लिए देखिए, बच्चा चोरी नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि उसे मार पड़ेगी। ठीक है, इस अवस्था में यानी कि जो भी काम करता है तो डर के माध्यम से, डर के कारण वो करता है, दंड से बचने के लिए करता है। अवस्था 2 साधनवादी या स्वार्थ अभिविन्यास। ठीक है, यानी बच्चा अपने फायदे के हिसाब से सही गलत तय करता है। उदाहरण के लिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो अगर तुम मेरी मदद करोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, इसमें फायदा सोचता है ज्यादातर। ठीक है, अब कोहलर का दूसरा देख लीजिए, कन्वेंशनल एज। ये 10 से यानी कि 10 से ऊपर, यानी 10 से 13 वर्ष या 16 वर्ष तक है। इसमें इसका भी 2 अवस्था है, अच्छा या अच्छा बच्चा अभिविन्यास। यानी बच्चा दूसरों की स्वीकृति चाहता है, लोग मुझे अच्छा समझे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि बच्चा इसीलिए अच्छा व्यवहार करता है ताकि शिक्षक और माता पिता खुश हो। उसके बाद है नियम और व्यवस्था। अब ये उसको समझिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। वहां पर ये उल्टा हो गया है। 3 में ये ऊपर नीचे वाला आएगा और 4 में ये आएगा। ठीक है, तो पहले ये नियम आता है, नियम और व्यवस्था अभिमुखता पहले आता है, तब जो है यानी कि दंड एवं, ये नियम और व्यवस्था अभिमुखता पहले आएगा, तब अच्छा लड़का अच्छी लड़की आएगा। ठीक है, इसमें क्या करता है, समाज के नियम और कानून को सही मानता है। उदाहरण के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन इसीलिए करता है क्योंकि यह समाज के लिए जरूरी है। अब है लास्ट, यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर परंपरागत यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यह स्तर सभी लोगों में विकसित नहीं होता है, आमतौर पर वयस्कों। अवस्था 5, इसमें इसका भी 2 अवस्था है। अवस्था 5 देख लीजिए, सामाजिक अनुबंधन अनुबंध अभिविन्यास। व्यक्ति समझता है कि नियम समाज के हित के लिए है और बदले
जा सकते हैं। ठीक है, बताए गए ऊपर में। उदाहरण के लिए कानून बदलना चाहिए, अगर वह समाज के लिए हानिकारक हो तो कानून में बदलाव होना चाहिए। ठीक है, ये इस अवस्था में बच्चे सोचता है। अब है 6 में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। व्यक्ति अपने आंतरिक नैतिक मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है, जो हम ऊपर बताए हैं। यानी सत्य और न्याय के लिए व्यक्ति कानून के खिलाफ भी जा सकता है इस अवस्था में। ठीक है, यानी सत्य और न्याय के लिए वो लड़ सकता है। अब संक्षेप में इसको आप समझ सकते हैं। स्तर इसका 3 है, पियाजे कोहल वर्ग के नैतिक विकास का। कुल अवस्था 6 है। आधार क्या है? पियाजे का सिद्धांत। फोकस नैतिक सोच यानी मोरल रीजनिंग पर और नैतिक दुविधा पर ये टिका हुआ है। चलिए, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। अब कोहल वर्ग के जो है कुछ अलग से जो है अवस्था है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अन्य अवस्था देख लीजिए। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अवस्था के कुछ अन्य सिद्धांत भी दिए हैं, जैसे स्व केंद्रित अवस्था। इस अवस्था का कार्यकाल तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक के सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित होता है। यानी कि जो भी कार्य वो करता है, उसके जो भी व्यवहार करता है, वो अपनी आवश्यकता और इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो करता है। बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा हो, यानी खुद के फायदा के लिए हो, तभी वो करता है। ठीक है, यानी स्व केंद्रित अवस्था। कब था उम्र इसका जो है? स्व केंद्रित अवस्था यानी तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक, 3 से 6। अब है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल से जो है संबंध इस अवस्था से। इस अवस्था का बालक सामाजिक गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है, यानी सामाजिक नियम कानून को वो समझता है। अतः उसमें समाज में बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है। इस अवस्था में बच्चा जो है समाज में जो नियम कानून बना हुआ है उसका पालन करते हुए देखा जाता है, उसके अनुसार चलता है। यानी समाज जो नियम बना दिया है वो बदला नहीं जा सकता, ऐसा समझिए। इस अवस्था में बच्चा सोचता है और उसका पालन करता है, समाज में चाहे विद्यालय में हो, घर में हो, सभी का। यहाँ पर देख लीजिए, इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान होता है और वह समझने लगता है कि उसने किस प्रकार आचरण या व्यवहार से दूसरे का मतलब अहित होगा या ठेस होगा। यानी वो जो आचरण व्यवहार कर रहा है, वो अब समझता है कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं उससे किसी को ठेस पहुंचेगा या फिर उसे जो है क्या हो, अच्छा होगा। ठीक है, तो ये अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाता है इस अवस्था में। अब है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी है। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। उसमें आत्मचेतना का शुरुआत हो जाती है, यानी आत्मचेतना यानी खुद से सोच विचार करने की शक्ति। किशोरावस्था में सामाजिक हो, गुण हो, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सभी का स्तर जो है सभी अपने ऊंचाई को छूने लगते हैं। यह मेरा आचरण है, बच्चा सोचता है, मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ। इससे उसे अनुभूति होने लगता है कि अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों की स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है। यानी मैं जो कर रहा हूँ ये सही नहीं कर रहा हूँ। कोई बच्चा सोचता है मैं ये कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा कर रहा हूँ। यानी अपने आचरण को ही सही और गलत ठहराने के बारे में सोचने लगता है, अपने ही स्वयं को आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है। आगे है यहाँ पे पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यानी पूर्णता, किसी चीज में जो है मतलब सफलता हासिल करने की चाह जो है वो उसे असंतुष्ट कर देता है, क्योंकि वो उस उम्र में उस तरह से परिपक्व होता नहीं, लेकिन चाहता है मैं ये काम कर सकूं। उसमें अगर वो सही नहीं हो पाता है तो वो क्या असंतुष्ट जो है रहने लगता है। यही यानी दुश्चिंता में रहता है, दुविधा में रहता है। यही असंतुष्टि उसे समाज तथा परिवेश में जो कुछ गलत हो रहा है उसे बदल डालने या परंपराओं के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करता है। यानी समाज विरोधी जो है बातें उसे इसी अवस्था में करता है। जैसे और इसी अवस्था में जैसे समाज का नियम है कि बच्चा जो है नशा न करे, वो जो है इसी उम्र में चाहता है नशा करना, चोरी करना। ठीक है, अगर कोई उसे समाज में बड़े आदमी उसे अगर गलत व्यवहार करे तो उसको वो ईगो पर ले लेता है अपने आप पर, और चाहता है कि नहीं इसे जो है हम सबक सिखाएंगे, तो ये चीजें उसमें आने लगता है। ठीक है, चलिए अब है
लास्ट है इसका, आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। नैतिकता या चारित्रिक विकास की एक चरम अवस्था होती है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास संभव है। यानी जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात बालक विशेष में की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह मात्र ही नहीं होता, बल्कि यह अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं या जो वयस्क हो जाते हैं, इस अवस्था में किशोरावस्था के बाद की अवस्था है, तो अब जो भी चीज करेगा अपनी मानसिक शक्तियों के उचित प्रयोग के द्वारा करेगा। ठीक है, आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था में क्या करेगा, जो आदमी सोचेगा वो अपनी मानसिक शक्तियों के उचित प्रयोग के द्वारा कोई काम करेगा, अच्छी तरह सोच समझकर किसी के साथ व्यवहार करेगा या आचरण करेगा। ठीक है, तो आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। आज कोहलबर्ग का जो है नैतिक विकास का सिद्धांत खत्म हो गया है। कोहलबर्ग के बारे में अब एक एक करके प्रश्न भी देखेंगे। पहले बायोग्राफी खत्म कर देंगे, उसके बाद हम इससे जुड़े हुए प्रश्न आंसर भी देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।